बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 4। लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे थे और वहीं पे हमने लेक्चर को एंड कर दिया था। उसके अलावा हमने काउंटिंग इक्वेशन जो सी है वो लर्न की थी कि एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, ऑनर इक्विटी क्या होती हैं और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। और उसके बाद हमने एक एक्सरसाइज की थी जिसमें हमने क्या किया था कि जे लोन्स कंपनी है उसके बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। उसने पैसे इन्वेस्ट किए थे, इन्वेस्ट करने के बाद उसने ट्रक परचेज़ किया था। ट्रक को हमने कहाँ पे शो किया, ट्रक क्रेडिट पे परचेज़ किया था, कैश पे किया था, कैश को कहाँ पे जो से हमने शो किया, क्रेडिट कहाँ पे शो किया, उसके बाद रेवेन्यू जनरेट हुआ था, रेवेन्यू को कहाँ पे हमने शो किया। तो बैलेंस शीट की ऑलमोस्ट हमने सारी आइटम जो सी है वो बना ली थी। उसके बाद हमने क्या किया था कि इनकम स्टेटमेंट जो है वो बनाई थी और एट द एंड हम जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे थे तो उसमें हमने अपने लेक्चर को एंड कर दिया था और उस वहीं से जो हम अपना लेक्चर दोबारा शुरू करेंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, आई रिपीट इट अगेन कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो सी है सबसे पहले उस पर क्या होता है कि कंपनी का नाम जो है वो लिखा जाता है, जे लोन्स कंपनी। उसके बाद जो भी आप स्टेटमेंट बना रहे हैं स्टेटमेंट के बारे में लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, और जो स्पेसिफिक पीरियड कवर किया गया होता है उसके बारे में लिखा जाता है फॉर द मंथ ऑफ एंडेड May 31, 2003। तो इसमें हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि हमने तीन कैटेगरीज जो सी है वो बनाई थी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जैसे भी नाम से पता चल रहा है कि जो ऑपरेशन में कैश इस्तेमाल हुआ है या कैश जो है वो इनफ्लो हुआ है वो इसमें लिखा जाता है। फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट जो सी है वो की जाती है बिज़नेस में, जैसे ट्रक ख़रीदा गया है, उसके अलावा लोन की मशीन ख़रीदी गई है लोन रिपेयर करने के लिए, एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसमें कैश यूज़ किया गया हो, जितना कैश आपने यूज़ किया वो आप इस्तेमाल करते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के जो कैश कहाँ से आया, किन लोगों ने प्रोवाइड किया, ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की, शेयर्स इशू किए, या जो भी सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। तो सबसे पहले क्या था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश रिसीव फ्रॉम रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, रेवेन्यू कितना था, 750 का रेवेन्यू था वो हमने मेंशन किया। उसके बाद कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ये हेड था, उसमें हमने क्या किया कि 50 जो से हमने पे किया था उसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया। तो नेट कैश इनफ्लो कितना हुआ फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आर the net cash provided by operating activity, that is 700। उसके बाद सेकंड हेडिंग पे आ जाए, that is कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ मैंने आपको पहले बताया था कि आप जो एसेट्स परचेज कर रहे होते हैं उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कहा जाता है। परचेज ऑफ द लॉन मूवर आपने परचेज़ किया कितने का, 2500 का, वो आपने ब्रैकेट में लिख लिया। इसका मतलब ये है कि ये आउटफ्लो हो रहा है। परचेज ऑफ ट्रक, अब यहाँ पे क्या बात आती है कि जब आपने ट्रक परचेज़ किया था उसमें ट्रक तो आपने 15,000 का परचेज़ किया था, लेकिन आपने कैश कितना पे किया था, जस्ट $2,000। तो वो आपने $2,000 जो है उसमें कैश आउटफ्लो हुआ, तो आपने कैश जो है वो $2,000 लिख दिया। कलेक्शन फॉर द सेल्स ऑफ रिपेयर पार्ट, अच्छा अब आपको याद होगा कि रिपेयर पार्ट्स जो है वो ख़रीदे थे और बाद में उन्हें ख्याल आया था कि नहीं ये रिपेयर पार्ट्स जो है हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम इसको क्या करते हैं कि इसको कुछ रिपेयर पार्ट्स जो है हम किसी दूसरी कंपनी को सेल कर देते हैं। तो वो सेल किए थे तो उससे कैश कितना रिसीव हुआ, 75। और उसके बाद वो जो स्पेयर पार्ट ख़रीदे थे उसकी पेमेंट हमने क्रेडिट पे ख़रीदे थे तो उसके कैश पे करना था, तो उसका कैश 50% $150 जो है वो कैश जो है वो पे कर दिया। तो अब कैश, नेट कैश यूज बाय द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो ये हमारा नेगेटिव में आया, दैट इज़ 4575। थर्ड कैटेगरी में चले जाते हैं, थर्ड हेडिंग में जाते हैं, दैट इज़ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब इसमें क्या हुआ कि इन्वेस्टेड बाय द ऑनर ने कितने इन्वेस्ट किए, दैट इज़ 8000। और उसके अलावा हमारी कोई भी एक्टिविटीज़ जो सी हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं थी। इंक्रीज़ इन द कैश फ्लो फॉर द मंथ, अब हमने क्या किया कि जितने प्लस में थे उनको ऐड कर लिया और उसमें से माइनस कर दी जो
ब्रैकेट्स में अमाउंट आ रही थी, तो हमारे पास 4125 जो है इंक्रीज इन द कैश फॉर द मंथ ऑफ मे आ गया। कैश बैलेंस मे 1 2003 कैश बैलेंस कोई भी नहीं था, और कैश बैलेंस मे 31 कितना था 4125। अब देखें, इसको हम और थोड़ा सा एलेबोरेट कर देते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी इंक्लूड्स द कैश इफेक्ट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ट्रांजैक्शन। जो कैश आपका रेवेन्यू और एक्सपेंसेस में यूटिलाइज हुआ है या प्रोवाइड हुआ है, उसको सिर्फ हम किस में लिखते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो उनसे मेंशन करते हैं। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूड द कैश इफेक्ट्स ऑफ परचेज एंड द सेलिंग ऑफ द एसेट्स। तो इसमें हमने क्या किया था कि ट्रक परचेज़ किया था, लॉन मूवर जो उनसे परचेज़ किया था, और रिपेयर पार्ट्स जो उनसे हैं वो परचेज़ किए थे, और उसके बाद कुछ रिपेयर पार्ट्स जो उनसे वो हमने सेल कर दिए थे। तो वो सारे हमारे जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जो आ गया। और थर्ड कैटेगरी हमारे पास आई थी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग द कैश इफेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन विद द ऑनर आर क्रेडिटर। तो क्रेडिटर से तो अभी कुछ भी नहीं लिया था हमने, तो सिर्फ ऑनर की ट्रांजैक्शन थी 8000 की, तो वो हमने एट द एंड ऑफ दिस कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने $8000 की मेंशन कर दी थी। अब रिलेशनशिप अमंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, ये किस किस्म का रिलेशनशिप है। बिगनिंग ऑफ द पीरियड क्या होता है कि बैलेंस शीट बनाई जाती है, और उसके बाद एक टाइम स्पेन जो है आपका वो चलता है, एंड द एंड ऑफ पीरियड अगेन जो है वो बैलेंस शीट जो है वो बनाई जाती है। और इस टाइम पीरियड के दरमियान में क्या होता है कि इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो है वो जनरेट की जाती हैं। तो जो बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ 1 ईयर होगी, सपोज दिस इज़ द ईयर 2010, तो इस साल की जो बैलेंस शीट एंडिंग होगी तो अगले साल की वही ओपनिंग जो है बैलेंस शीट होगी। तो और अगले साल 2011 में जो एंड होगी वो 2012 की जो है वो ओपनिंग होगी। और इन सब के दरमियान जो है इस टाइम स्पेन के दरमियान इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो जनरेट की जाती है। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपको याद होगा कि हमने सेकंड लेक्चर में और फर्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस किया था। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, व्हेन देयर इज़ 1 ऑनर। पार्टनरशिप क्या होता है, व्हेन द ऑनर इज़ मोर देन 2% अप टू 10%। और कॉर्पोरेशन क्या होता है, जिसका लीगल स्टेटस हो, लीगल एंटिटी हो, आर्टिफिशियल पर्सन, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ऑनर इक्विटी को बैलेंस शीट में कैसे शो किया जाएगा। सोल प्रोप्राइटर में क्या होगा, ऑनर इक्विटी को शो किया जाएगा जिल जॉन्स कैपिटल। जिल जॉन्स का जो कैपिटल था वो जो है मेंशन कर दिया $8000, सिंपल, वेरी सिंपल। और पार्टनरशिप में क्या होगा, सपोज हम ये सपोज करते हैं कि इसमें पार्टनर्स कितने, 2 पार्टनर्स हैं, एक जिल है और दूसरा जिल जॉन्स एंड बिल जॉन्स। तो इनकी जो पार्टनरशिप है डेट इज़ 50-50%। तो इसमें जिल जॉन ने $4000 जो है इन्वेस्ट किए, और बिल जॉन्स ने कितने किए, अगेन उसने जो है उसने भी 4000 किए। और इसको हम शो कैसे करेंगे, पार्टनर्स इक्विटी का नाम देंगे, जिल जॉन्स 4000, बिल जॉन्स 4000, और टोटल पार्टनर्स इक्विटी कितनी आ गई 8000। अब कॉर्पोरेशन में चलते हैं। कॉर्पोरेशन में क्या होता है, ऑनर इक्विटी, कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक कितना है 7000, उसके बाद रिटेन अर्निंग 1000, और टोटल स्टॉक इक्विटी कितनी आ गई 8000। तो इसी तरह हम क्या करते हैं कि सोल प्रोप्राइटर को मेंशन करने में बैलेंस शीट के जो बैलेंस शीट में ऑनर इक्विटी है उसका डिफरेंट तरीका है, पार्टनरशिप में डिफरेंट तरीके से मेंशन करते हैं, और इसी तरह कॉर्पोरेशन में डिफरेंट जो है वे से मेंशन करते हैं। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बना ली, सपोज हमने ये अभी जितनी भी ट्रांजैक्शन की हैं इसकी हमने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ली। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने ऑनर इक्विटी की भी स्टेटमेंट बना ली, हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बना ली, और बैलेंस शीट भी हमने बना ली। अब ये जो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बन गई हैं। अब इसको आउटसाइडर जो है वो कौन कौन से लोग जो है इसमें इंटरेस्टेड होंगे। तो 2 कंसर्न होते हैं, एक तो क्रेडिटर्स जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं, एंड सेकेंड इज़ द इन्वेस्टर। क्रेडिटर्स तो वो हैं, जैसे पहले बताया था आपको, जो कंपनीज को लोन देते हैं, और इन्वेस्टर कौन है, जो ऑनर्स हैं कंपनी के।
अब इनके कंसर्न क्या क्या होते हैं, तो जो क्रेडिटर्स होते हैं उनका कंसर्न होता है लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि कंपनी की पोजीशंस क्या है इन केस के कंपनी को अपने डेट्स पे करने हैं या जो क्रेडिटर से लोन लिया है वो कितनी क्विकली जो सा कंपनी उस लोन को पे कर सकती है। तो होता क्या है कि लिक्विडिटी, वैसे तो ये लिक्विडिटी को इस तरह मेजर किया जाता है कि जो एसेट्स होते हैं उसको देखा जाता है, करंट एसेट्स को देखा जाता है करंट लायबिलिटी के अगेंस्ट, और फिक्स एसेट को देखा जाता है फिक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट। तो लिक्विडिटी मीन के जी जब एसेट को सेल किया जाए और सेल करने के बाद सपोज आप ये कहें कि जी लोन जो है वो 10 लाख रुपए का और एसेट जो से हैं वो आपके पास 5 लाख के हैं, तो लिक्विडिटी पोजीशन जो सी है वो बैड कंसिडर की जाएगी, वो एक अच्छी जो है वो लिक्विडिटी पोजीशन नहीं क्लियर की जाती। क्योंकि इन केस के अगर बिजनेस को क्लोज करना हो तो फिर क्या होगा कि ये एसेट जो है मार्केट में जाके सेल किए जाएंगे और जो क्रेडिटर्स होंगे सबसे पहले उनको पैसे दिए जाएंगे। तो जब मार्केट में ये एसेट सेल करेंगे तो उनकी वैल्यू जस्ट सपोज 5000 है और क्रेडिटर्स ने कितने दिए हैं 10,000 रुपीज़ दिए हैं, तो उसमें फिर जाके प्रॉब्लम आएगी। तो बाकी 5000 जो है वो कहाँ से आएंगे। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो कॉरपोरेशन होती है दैट इज़ लीगल एंटिटी, तो उसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो ऑनर्स होते हैं, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो यूटिलाइज नहीं की जा सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 5000 का जो डिफरेंस आ रहा है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के दरमियान वो क्रेडिटर्स को लॉस बियर करना पड़ेगा। और एट द सेम टाइम अगर हम ये कहें कि जी एक कंपनी है जिसमें क्रेडिटर्स ने पैसे कितने इन्वेस्ट किए हुए हैं 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हुए हैं और उसके साथ उनके एसेट्स कितने हैं 20,000 के, तो देन द क्रेडिटर्स आर हैप्पी कि ठीक है इन केस के अगर लिक्विडिटी की कंडीशन आती हैं, कंपनी वाइंड अप होती है तो हमें एसेट्स बेच के जो है हमें पैसे मिल जाएंगे एंड रिमेन दे हैव 10,000 रुपीज़ जो वो फ्यूचर में यूटिलाइज कर सकते हैं। और इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टर जो है ऑनर है उसका कंसर्न जो होता है दैट इज़ द प्रॉफिटेबिलिटी। वो कंपनी के प्रॉफिट को देखता है कि प्रॉफिट कंपनी कितना अर्न कर रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो प्रॉफिट को क्यों देखता है, तो प्रॉफिट को इसलिए देखता है कि जब कंपनी जो सा ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी तो रिटेन अर्निंग ज़्यादा होंगी, नंबर 1 कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कि अगर कंपनी ज़्यादा अर्न कर रही है तो वो एसेट्स में इन्वेस्ट करेगी। जब एसेट में इन्वेस्ट करेगी तो फ्यूचर में क्या होगा कि प्रोडक्शन जो है और इंक्रीज़ करेगी और कंपनी जो है वो ग्रो कर जाएगी। तो ऐसी कंडीशंस में जो सा इन्वेस्टर हैं दे आर मोर हैप्पी, प्रॉफिट जो सा उनको मिल रहा है। फिर तीसरा अगर हम पॉइंट लें तो तीसरा पॉइंट ये बनता है कि उसलिए भी प्रॉफिट को देखते हैं कि डिविडेंड जो है वो दिया जाता है। तो डिविडेंड किसको मिलना है, वो ऑनर को मिलना है। जितना डिविडेंड मिलेगा वो हैप्पी होंगे। और उसके बाद जो कंपनी की स्टॉक की वैल्यू है, जितना प्रॉफिट ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा डिविडेंड देंगे उतने कंपनी की स्टॉक की जो मार्केट वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी। तो दैट्स वाई द क्रेडिटर आर कंसर्न विद द लिक्विडिटी ऑफ द फर्म्स एंड द इन्वेस्टर आर कंसर्न विद द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म्स। तो अब नीड फॉर एडवोकेट डिस्क्लोजर to financial statement often provide facts necessary for the proper interpretation of the statement। तो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितनी भी बनती हैं वो आपको नेसेसरी जो है वो फैक्ट्स बताते हैं, उसको जो है आप इंटरप्रेट कर सकें। और उसके बाद जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती हैं दे आर फॉर द decision maker, for the stakeholder, internal and external stakeholders। This is the end of chapter number 2 and we will start today chapter number 3। और उसमें हम जो है क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि काउंटिंग इक्वेशन जो सी है वो कैसे जनरेट हुई और अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन किस तरह की जाती हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को देखेंगे कि डेबिट एंड क्रेडिट रूल क्या है, क्योंकि आपके जहन में होगा, आपने सुना होगा कि जब भी अकाउंटिंग की बात होती है तो डेबिट और क्रेडिट की बात होती है, और डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, और ये जो भी अमाउंट हम लेते हैं ये किस जगह जाके सेटलमेंट होती हैं। तो चैप्टर नंबर 2 जो है
चैप्टर नंबर 3 जो सा ये आपको डिटेल व्यू बताएगा कि ट्रांजैक्शंस कहाँ रिकॉर्ड होती हैं, फर्स्ट कहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं, सेकंड कहाँ पे, और बैलेंस शीट की स्टेज कहाँ पे आती है, इनकम स्टेटमेंट की स्टेज कहाँ पे आती है, और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की जो है वो पोजीशन कहाँ पे आती है। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 द अकाउंटिंग साइकिल। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जितनी भी जनरेट होती हैं उनको कैप्चर किया जाता है, क्योंकि जब एक बिज़नेस स्टार्ट कर दिया जाता है तो उसमें जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है, और वो कहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं इस चैप्टर में हम वो जो है लर्न करेंगे। अकाउंटिंग रिकॉर्ड की एक रोल क्या है, उसका नीड क्या है, फंक्शंस क्या है। तो दैट इज़ द एस्टेब्लिश अकाउंटेबिलिटी फॉर द एसेट्स एंड ट्रांजैक्शन। कि ऐसा किया जाता है कि जो एसेट्स हैं उनको अकाउंटेबल किया जाए। जैसे जे लोन कंपनी थी, उसमें क्या था कि जितनी चीज़ें भी उसने परचेज़ की तो हमने उसको किसी ना किसी जगह जाके लिखा, कितने की परचेज़ की, कब की, उसको कितना यूटिलाइज़ किया, और इवन के वो कुछ चीज़ें ज़्यादा आ गई थी तो वो हमने रीसेल कर दी थी, तो वो भी हमने जो है वो रिकॉर्ड किया। और जैसे नेक्स्ट में आपको बता रहा है कीप द ट्रैक ऑफ द रूटीन बिजनेस एक्टिविटी, के जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है। अगर ऐसा हो कि जी आप रिमेंबर करने लग जाएं कि जी हमने आज जो सा ये एक्टिविटी की थी। अब बिज़नेस जब स्टार्ट होता है तो उसमें 100 एक्टिविटीज़ होती हैं, 1000 एक्टिविटीज़ होती हैं, डिपेंड अपॉन द साइज़ एंड द स्केल ऑफ द बिज़नेस। तो उसको रिमेंबर करना जो है वो इतना आसान नहीं होता कि आप कहेंगे जी ठीक है मैं इसको रिमेंबर कर लेता हूँ और मैं फिर एट द एंड ऑफ मंथ जो है इसको लिख लूँगा। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है आप भूल जाएँ, या अकाउंटेंट जो है वो बहुत सारी चीज़ें भूल जाता है। तो इसलिए उसका ट्रैक रखना जो है वो ज़रूरी है। डेली बेसिस पे उन चीज़ों को जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद जो है कोई भी ट्रांजैक्शन की जाती है या जो है उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती है तो उसकी डिटेल जो सी है वो रिक्वायर होती है कि उस ट्रांजैक्शन वो कैसे की गई। जैसे एक इसमें एग्जांपल ये है कि जे ने जो है जे लोन कंपनी ने क्या किया था कि एक ट्रक परचेज़ किया था। अब ट्रक की जो वैल्यू है डेट इज़ $15,000, लेकिन अब उसने पूरे $15,000 नहीं पे किया। अब उसने क्या किया था कि $2,000 जो है वो कैश दिए थे एंड $13,000 उसने कहा था कि मैं बाद में दे दूंगा। तो ये डिटेल जो सी है इसको भी रिकॉर्ड किया जाता है। एवेल्यूएट एफिशिएंसी एंड द परफॉर्मेंस विद इन कंपनी। तो जब ये सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली जाती हैं तो उसके बाद जो है कंपनी की परफॉर्मेंस और उसकी वैल्यूएशन को रिकॉर्ड किया जाता है, मेजर किया जाता है। लाइक कि अब आपने ये देखा कि हमने क्या किया था कि बैलेंस शीट बनाई थी, तो उससे हमें पता चल गया कि कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, कंपनी ने एसेट्स कितने, लाइबिलिटीज़ कितनी पे करनी है। इनकम स्टेटमेंट बनाई तो हमें पता चल गया कि इनकम कितनी हुई है। और उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हमने बनाई तो उसमें हमें ये पता चला कि कंपनी में कैश कितना इन हुआ है और कितना आउट हुआ है। देन मेंटेन एविडेंस फॉर द कंपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड द सेम day-to-day business activity, whatever the day-to-day business activity they maintain, and they keep the record of each economic activities. There are 7 basic steps of accounting cycle. कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग साइकिल जो है साइकिल मीन कि ये कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे एंड होती है, और अगेन फिर कहाँ से जो है वो स्टार्ट जो है उसका हो जाता है। तो फर्स्ट क्या स्टेप है कि ट्रांजैक्शन आर एनालाइज्ड एंड रिकॉर्डेड इन द जर्नल। सबसे पहले ट्रांजैक्शन जो सी हैं वो एनालाइज की जाती हैं और उसके बाद उसका जो रिकॉर्ड कीप किया जाता है वो जर्नल में किया जाता है। सेकंड क्या होता है, ट्रांजैक्शन आर पोस्टेड टू द लेजर। जब जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाती है, जर्नल जो है वो डेली बेसिस पे मेंटेन किया जाता है। ईच एंड एवरी एक्टिविटीज़ को डेली बेसिस पे जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। जब जर्नल में रिकॉर्ड हो जाती हैं देन इट मूव टू द लेजर। आगे जाके हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि जर्नल क्या होता है और लेजर जो है वो क्या होता है, राइट। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड दिस ये सारी चीज़ें जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आई होप इट विल
मोर क्लियर टू यू, ये इसमें आपको जो है वो ज़्यादा क्लियर जो है वो हो जाएगा। उसके बाद थर्ड वन क्या आता है, एक ट्रायल बैलेंस इज़ प्रिपेयर। जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है, एडजस्टमेंट डाटा आर असेंबल्ड एंड एन ऑप्शनल वर्कशीट इज़ कंप्लीट। तो जब वो ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो उसके बाद एक जो है ऑप्शनल वर्कशीट जो है वो बनाई जाती है कि ट्रायल बैलेंस का रिजल्ट्स क्या आ रहा है, उसका जर्नल में रिकॉर्ड किया। जर्नल में तो ये होता है ना कि हम सारी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, और ट्रायल बैलेंस जो है वो उसमें पोस्ट करते हैं। वो इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स आपको बताता है कि एक अकाउंट का मतलब कैश की ट्रांजैक्शन तो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन कैश का जो इंडिविजुअल बैलेंस है वो क्या है एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड। उसके बाद जब ये सारे इंडिविजुअल बैलेंस ले लिए जाते हैं तो एक उसकी वर्कशीट जो है वो बना ली जाती है। एंड वो जब वर्कशीट बन जाती है तो हमारे पास सब अकाउंट्स का नेट बैलेंस जो है वो आ जाता है। सपोज कि मंथ के स्टार्ट में कैश जो है $8,000 था, एट द एंड ऑफ मंथ 4,125 था, राइट। तो ये सारा कैश जो है वो यूटिलाइज हो गया। लेकिन अब हमारे लिए क्या जो है ज़रूरी है, डेट इज़ द अमाउंट विच वी हैव इन आवर पॉकेट, राइट। तो ट्रक जो है वो कितने का है, 15,000 का ट्रक हमारे पास पड़ा हुआ है। उसके बाद अब आपके पास जो है आपने जो है वो जेजे ने क्या किया था कि $3,000 के जो है वो रिपेयर्स इक्विपमेंट जो है वो बाय किए थे। लेकिन उसके बाद उसने $300 के बाय किए थे। उसके बाद 150 के उसने दूसरी कंपनी को वापस कर दिए थे, किसी और कंपनी को दे दिए। तो अब हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 150 का। तो हमारे लिए जो अमाउंट जो हमने नोट करनी है दैट इज़ 150 इंस्टेड ऑफ 300। तो ये ट्रायल बैलेंस जो है ये हमें वो फिगर बताता है। जब वो फिगर मिल जाती है तो उसकी जो एंडिंग फिगर होती है उससे हम आगे जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बना लेते हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्रीज जो हैं वो डाली जाती हैं, जर्नल्स में पोस्ट की जाती हैं, जर्नल में एंट्री प्रिपेयर की जाती हैं और उसके बाद जो है पोस्ट कर दी जाती हैं। फिर क्लोजिंग एंट्रीज कुछ होती हैं, आगे जाके हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, और उसको भी जर्नलाइज किया जाता है और फिर उसको पोस्ट कर दिया जाता है। और उसके बाद ए पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर, और फिर अगेन जो है क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस जो है वो बनाया जाता है। दीज आर द 7 एक्टिविटीज़ जो हमने पढ़ी थी, जो वेरी इंपॉर्टेंट है इस सिलसिले में। तो इसके बाद लेट्स स्टार्ट विद द लेजर। अब लेजर क्या होता है, लेजर जो है एक ऐसी चीज़ है, लेजर्स अकाउंट्स आर इंडिविजुअल रिकॉर्ड शोइंग इंक्रीज एंड डिक्रीज। अब लेजर क्या करते हैं कि ये आपको एक इंडिविजुअल अकाउंट के बारे में बताते हैं। लाइक कि कैश है तो कैश की जो भी ट्रांजैक्शन होंगी 1 मंथ में भी 100 और 1000 ट्रांजैक्शन हो तो वो आप रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। कैश चला गया, कैश आ गया, कैश चला गया, कैश आ गया, इंक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ हुआ। तो एट द एंड ऑफ मंथ जो बैलेंस बचा है वो आपको बताएगा। द एंटायर ग्रुप ऑफ द अकाउंट्स इज केप्ट टुगेदर इन ए अकाउंटिंग रिकॉर्ड कॉल ए लेजर। तो अब एक अकाउंट का तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या करता है कि आपके उसकी इंक्रीज या डिक्रीज को शो करता है एक इंडिविजुअल अकाउंट के, तो दैट इज कॉल्ड एन सिंगल अकाउंट। और जब उसको उन सब अकाउंट्स को इकट्ठा कर लिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, लेजर का नाम जो है वो देते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, कैश, अकाउंट पेबल और कैपिटल स्टॉक। यूज़ ऑफ द अकाउंट, अब इसको जो सा है हम टी अकाउंट का भी जो सा नाम देते हैं। इंक्रीज आर रिकॉर्डेड ऑन वन साइड ऑफ द टी अकाउंट। ये आपने देखा होगा कि ये एक किस्म की टी बनी होती है। एंड डिक्रीज आर रिकॉर्डेड ऑन द अदर साइड। एक साइड पे जो सा इंक्रीज रिकॉर्ड किया जाता है, इसको हम टी अकाउंट जो सा वो कहते हैं, जिसको लेजर अकाउंट को यूजली हम टी अकाउंट का नाम जो सा देते हैं। एक साइड पे आपका इंक्रीज रिकॉर्ड किया जाता है और एक साइड पे आपका डिक्रीज रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे ऊपर क्या किया जाता है कि टाइटल ऑफ द अकाउंट लिखा जाता है। लेफ्ट साइड जो सी है दैट इज द डेबिट साइड एंड
द राइट साइड इज़ द क्रेडिट साइड। ये हमेशा जो मर्जी भी आप अकाउंट बना रहे हो तो हमेशा क्या होता है कि लेफ़्ट साइड जो सी है दैट इज़ द डेबिट साइड और राइट साइड जो है क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट में भी अगर आप देखें तो लेफ़्ट साइड पे क्या आते हैं, एसेट्स आते हैं। तो एसेट्स जो से हैं दे आर यूजली जो एसेट्स होते हैं दे आर यूजली द डेबिट, और जो राइट साइड होती है दैट इज़ द क्रेडिट साइड, दे आर यूजली द क्रेडिटर्स एंड लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर इक्विटीज़, उसको शो किया जाता है। तो ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम कॉल एंड अकाउंट्स इज़ इंक्लूड इन द लेजर। तो जितने भी आपके अकाउंट्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसको जो सा एक लेजर जो सा लेजर में जो सा उसको शामिल किया जाता है, और एक पर्टिकुलर हेड को जो सा अकाउंट का नाम जो सा हम देते हैं। और उसके बाद ए ग्रुप ऑफ अकाउंट्स फॉर ए बिजनेस एंटिटी इज कॉल्ड लेजर। तो पहले हमने क्या किया था कि हमने ये कहा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितने भी आइटम्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं कि अकाउंट्स का नाम जो सा देते हैं, और वो किस में शामिल होते हैं, लेजर में शामिल होते हैं। और जब इन सब अकाउंट्स को गैदर कर लिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, लेजर का नाम जो सा वो देते हैं। A list of the accounts in a ledger is called a chart of the account। और उसकी अगर एक लिस्ट तैयार कर ली जाए जितने अकाउंट्स लेजर में गैदर किए गए हैं तो उसको हम क्या कहेंगे कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स का नाम जो है उसको दिया जाएगा। आई रिपीट इट कि सबसे पहले क्या हुआ कि जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आइटम्स है उन सब को हम क्या कहते हैं कि अकाउंट्स का नाम जो है वो दिया जाता है। उन सब को लेजर में पोस्ट किया जाता है। तो जब लेजर में वो इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम लेजर का नाम देते हैं। और लेजर में जितने भी नाम ऐड किए जाते हैं अगर उसकी एक लिस्ट बना ली जाए तो उसको चार्ट ऑफ अकाउंट्स का नाम दिया जाता है। मेजर अकाउंट क्लासिफिकेशन, जो मेजर इसकी क्लासिफिकेशन है वो किस तरह की जाती हैं। एसेट्स, जैसे मैंने आपको बताया था, एसेट्स आर द रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस के पास जो उनसे भी रिसोर्सेज होते हैं उनको हम एसेट्स कहते हैं, जिसको हमने लास्ट टाइम भी काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। और हमने कहा था कि दे आर कम इनटू द बैलेंस शीट एज लिक्विडिटी पोजीशन के वो कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो एसेट्स कौन कौन से हैं, कैश, उसके बाद सप्लाईज, बिल्डिंग, अकाउंट रिसीवेबल एंड सो ऑन। और लाइबिलिटीज आर द डेट्स ओन्ड टू आउटसाइडर। अब एसेट्स तो वो हो गए, दे आर द रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस। और क्रेडिटर्स क्या हैं कि जो हमने लोगों के पैसे देने हैं या रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द पर्सन्स। अकाउंट पेबल, नोट पेबल, वेजेस पेबल। मेजर अकाउंट क्लासिफिकेशन में ये आते हैं। Liabilities are often identified on the balance sheet by title that include payables। तो जो liabilities होती हैं वो किस तरह शो की जाती हैं, जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा, अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल, वेजेस पेबल्स। और फर्दर मूव करते हैं मेजर क्लासिफिकेशन में। ऑनर इक्विटी में या स्टॉक होल्डर इक्विटी में क्या आता है, दैट इज़ द ऑनर्स राइट टू द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। के जो एसेट्स परचेज किए जाते हैं वो कहाँ से परचेज किए जाते हैं, जब ऑनर जिनसे आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, कैपिटल प्रोवाइड करता है, तो एसेट्स सारे उसी से परचेज किए जाते हैं। तो इसका मतलब है जितने भी एसेट्स परचेज किए गए हैं अगर क्रेडिटर्स को दे दिए जाएँ तो उसके बाद जो राइट होगा वो किसका होगा, ऑनर का होगा रिमेनिंग अमाउंट पे। तो उसमें क्या आता है, कैपिटल स्टॉक, रिटेन अर्निंग और डिविडेंड। तो ये सारे जो उनसे टाइटल्स जो उनसे हैं, क्लासिफिकेशन हैं, ये आपकी आ जाती हैं ऑनर इक्विटी में। उसके बाद रेवेन्यू में आ जाए। रेवेन्यू आर इंक्रीजेज इन द ऑनर इक्विटी एज ए रिजल्ट ऑफ सेलिंग सर्विसेज आर प्रोडक्ट। तो रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज, जो भी बिजनेस में इंक्रीज होता है अगर आप सर्विसेज को सेल कर रहे हैं या प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं वो आपके रेवेन्यू में आते हैं। अब रेवेन्यू की कैटेगरीज कौन कौन सी आ गई, फी अर्न, फेयर्स अर्न,
कमीशन, रेवेन्यू, सेल एंड सो ऑन, ये इसमें जो सा सारा कुछ आ जाता है। और एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस आर द यूजिंग ऑफ द एसेट्स आर द कंज्यूमिंग ऑफ द सर्विसेज टू जनरेट रेवेन्यू। एसेट को जितना भी कंज्यूम किया जाए, जितना भी इस्तेमाल किया जाए, राइट, और उसके बाद इन ऑर्डर टू जनरेट रेवेन्यू के एसेट्स को जितना भी, सपोज आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप टेबल को यूज़ कर रहे हैं, यू आर यूजिंग द एसेट्स। किस लिए यूज़ कर रहे हैं? कि आपने जो है वो रेवेन्यू जनरेट करना है, आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप क्लाइंट का इंतज़ार कर रहे हैं, क्लाइंट आएगा आपके सामने बैठेगा, आप उसको प्रोडक्ट के बारे में, स्पेसिफिकेशन के बारे में बताएंगे एंड देन वो सेल हो जाएगी, तो ऑफिस यूज़ हो रहा है। सपोज आपने पार्टनरशिप की है किसी के साथ, आपने जो है बड़ा सा जो है वो शॉप खोली जिसमें आप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम जो है वो सेल कर रहे हैं। अब आपने ऑफिस बना लिया, अब वो बिल्डिंग जो है आपने सपोज रेंट पे ली या परचेज कर ली, ठीक है। अब आप बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग इज़ एन एसेट, तो अगर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं किस पर्पज़ के लिए? कि वहाँ पे आपने जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है लैपटॉप, कैमरा, एलसीडी एंड सो ऑन सारी चीज़ें जो है वो डिस्प्ले की हुई हैं, और उसके बाद क्लाइंट आता है और आप उसको सेल कर देते हो, रेवेन्यू जनरेट करते हो, और बिल्डिंग जो है आप यूटिलाइज कर रहे हो, तो यू आर यूटिलाइजिंग द एसेट्स इन ऑर्डर टू गेट द रेवेन्यू। तो रेवेन्यू को आप गेट करने के लिए जो है एसेट्स को यूटिलाइज करते हो। तो अगर आपकी बिल्डिंग जो है वो अपनी नहीं है, तो आप बिल्डिंग का रेंट पे करेंगे, तो रेंट जो है वो भी किस लिए पे करें? ताकि आप रेवेन्यू जनरेट कर लें। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जी कि आपने जो है उसी शॉप में बहुत सारे वर्कर एज ए सेल्समैन रखे हुए थे। अब वो सेल्समैन को आपने सैलरी भी देनी है ताकि वो चीज़ों को बेचें। अब वो जो भी सैलरी आप दे रहे हैं वो किस लिए दे रहे हैं? ताकि चीज़ें बिकें, चीज़ें बिकेंगी तो आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। तो वो भी जो एक्सपेंस आप कर रहे हैं वो भी किस लिए किया जा रहा है? कि रेवेन्यू जनरेट हो, तो वो भी हमारा एक्सपेंस के उसमें आएगा। अच्छा चलें, बिल्डिंग भी आ गई, रेंट भी आपने पे कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि आपने यूटिलिटी मीन के बिजली जो सी है वहाँ पे चल रही है, लाइट जो सी है वो यूटिलाइज हो रही हैं। अब आपने कहा कि जी क्लाइंट आएंगे तो एसी जो है वो लगाना जो है वो ज़रूरी है, तो आपने अपनी शॉप में जो है स्प्लिट यूनिट जो है वो लगाए हुए हैं। महीने का बिजली का बिल आ गया, वो यूटिलिटी आप यूज़ कर रहे हैं। उसके साथ जो है आपने टेलीफोन जो है वो रखे हुए हैं, तो टेलीफोन का बिल आ गया, वो यूटिलिटी है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आप किस लिए कर रहे हैं? डे टू डे ऑपरेशंस के लिए कर रहे हैं, और उसका मेन पर्पस क्या है? कि आप रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकें। तो यूटिलिटी एक्सपेंसेस भी आपके किस में आ जाते हैं? अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सपेंस। तो यूटिलिटी में क्या आ गया? रेंट एक्सपेंसेस आ गए, सैलरीज आ गई, और आपके यूटिलिटी एक्सपेंस आ गया। अब बात करते हैं टी अकाउंट की। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ये टी बना हुआ है, और टी के ऊपर जो से हमने लिखा हुआ है कैश। तो टी अकाउंट का एक टाइटल होता है एज मेंशन, टी अकाउंट, टी आपने बनाया सिंपल, और उसके ऊपर जो भी आप टाइटल ऑफ अकाउंट लिख रहे हैं, कैश लिख रहे हैं, बिल्डिंग लिख रहे हैं, मटेरियल लिख रहे हैं, कुछ भी आप उसका जिसका भी टी अकाउंट बना रहे हैं वो लिख देते हैं। लेफ़्ट साइड एज बिफोर डिस्कस कि जी लेफ़्ट साइड डेबिट साइड होती है, और राइट साइड जो सी है वो क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, तो आपकी जो लेफ़्ट साइड है, टी अकाउंट आपने बनाया, आपने लेफ़्ट साइड पे आंखें बंद करके जो है वो डेबिट लिख दिया, और राइट साइड पे क्रेडिट है। लिखें ना लिखें, डैट इज़ द अंडरस्टूड। अब क्या हुआ कि दीज आर द डिफरेंट ट्रांजैक्शन जो डेबिट साइड पे हुई। डेबिट साइड पे ये हम सपोज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल डेबिट साइड पे क्या हुआ? 3750, 4300, 2900, जितना भी डेबिट साइड पे। अभी हमने ये नहीं डिसाइड किया कि डेबिट साइड पे क्या आना है और क्रेडिट साइड पे क्या आना है। वी आर जस्ट राइटिंग द ट्रांजैक्शन, राइट, कि जी डेबिट साइड पे आ गया, ये इधर लिख दिया, क्रेडिट साइड पे आ गया, ये इधर लिख दिया। बाद में हम डिसाइड करेंगे कि आना क्या है, डेबिट साइड पे क्या आएगा और क्रेडिट साइड पे क्या आएगा। तो ये एंट्रीज जो सी हैं वो हो गई। ये तो बात हुई थी जो से टी अकाउंट की। तो अब उसको बैलेंस भी तो करना है। अब उसको बैलेंस कैसे किया जाएगा कि
डेबिट साइड जो सी है उसका टोटल ले लिया जाता है। तो डेबिट साइड का आपने टोटल किया 10,950 आया, राइट। आपने तीनों जितने भी आइटम्स थी आपके टी अकाउंट में, तो उसको आपने क्या किया कि उसका टोटल कर लिया। एंड देन आपने क्रेडिट साइड का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, दैट इज़ 5,850, उसका आपने टोटल किया। अब आपने क्या किया कि सब्ट्रैक्ट कर दिया डेबिट को, सब्ट्रैक्ट द टोटल क्रेडिट फ्रॉम द टोटल डेबिट टू ऑब्टेन द अकाउंट बैलेंस। तो आपने क्रेडिट को डेबिट से माइनस कर दिया, तो आपके पास बैलेंस क्या बचा, दैट इज़ 5,100। अब ये बैलेंस क्या शो करता है ये हम अभी डिस्कस नहीं करें, हमने सिर्फ ये किया कि टोटल किया दोनों का, और जिस साइड का टोटल जो है वो कम था, क्रेडिट साइड का टोटल कम था, हमने ज़्यादा में से उसको माइनस कर दिया और हमारे पास 5,100 आ गया। अब बात आती है ट्रांजैक्शन एंड द बैलेंस शीट्स अकाउंट्स की। ये अब ये सोचना हमने कि ये ट्रांजैक्शन और बैलेंस शीट अकाउंट जो है वो क्या होता है। कुछ ट्रांजैक्शन जो है वो करते हैं, लेट्स डू सम ट्रांजैक्शन। अब उसमें क्या हुआ कि ऑन 1 नवंबर CC deposit 25,000 in a bank account in the name of Net Solution in exchange for the capital stock। अब CC जो सा था, C क्लर्क जो सा था, उसने क्या किया कि बैंक में डिपॉजिट करवाए कितने 25,000, और वो उसने किस वजह से करवाए कि वो उसने कैपिटल स्टॉक जो है वो बाय किया था। तो जब हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं, समटाइम हम उसको कैश एट बैंक भी मेंशन करते हैं और कैश इन हैंड भी मेंशन करते हैं, अलग अलग मेंशन करते हैं, लेकिन यूजुअली जो है वो कैश ही आजकल कंसीडर किया जाता है, क्योंकि बैंकिंग ट्रांजैक्शन इतनी फास्ट होती है कि उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होती। यू कैन ड्रॉ एनी अमाउंट, इंटरनेट पे भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप बैंक जाके भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप मोबाइल पे भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए आजकल जो बैंक अकाउंट है उसको एज ए लिक्विड जो है वो कंसिडर किया जाता है, लिक्विड कैश ही कंसिडर किया जाता है। तो हमने ट्रांजैक्शन क्या की कि कैश अकाउंट को हमने डेबिट लिख दिया, और उसके बाद हमने क्या किया कि कैपिटल स्टॉक को हमने जो है वो क्रेडिट लिख दिया। सबसे पहले तो हमने डेट लिखी ना, कि डेट क्या है, डेट इज़ 1 नवंबर 2005, वो हमने डेट लिख दी। ट्रांजैक्शन कौन सी जो सी है, दिस इज ट्रांजैक्शन नंबर 1, 1 नवंबर 2005, कैश जो है वो डेबिट हुआ। अभी ये हम नहीं पढ़ रहे कि डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों लिख रहे हैं और क्या वजह है। हमने कैश लिखा, उसके बाद हमने कैश को डेबिट किया, उसके बाद कैपिटल स्टॉक को हमने क्रेडिट कर दिया, और उसके नीचे हमने एक नरेशन जो थी है वो मेंशन कर दी, इशू कैपिटल स्टॉक फॉर कैश, कि कैश जो है उसका कैश ऑन द बेसिस ऑफ कैश जो है वो कैपिटल स्टॉक जो है वो कर दिया। मतलब कैश जो हमारे पास आया है बिजनेस में, दैट इज अगेंस्ट द कैपिटल स्टॉक। अब क्या होगा कि ये जो हमने प्रीवियस ट्रांजैक्शन की थी, ये हमने की थी जर्नल ट्रांजैक्शन, दैट इज कॉल्ड द जर्नल ट्रांजैक्शन। अब इसी ट्रांजैक्शन को अगर हमने लेजर में पोस्ट करना है, लाइक टी अकाउंट में लेकर जाना है, तो टी अकाउंट में कैसे लेके जाएंगे। तो अब ट्रांजैक्शन क्या थी कि उसने 25,000 जो है वो बैंक में जमा करवाया। किस लिए जमा कराया, कि उसने स्टॉक जो है वो ख़रीदा था। तो अब कैश का अगर हम टी अकाउंट बनाते हैं, तो कैश के टी अकाउंट में हमारे पास इन हो रहा है कैश, तो उसको हमने डेबिट साइड पे लिखा 1 नवंबर को 2005 में। यू कैन रिमेंबर कि हमने क्या किया था कि कैश वहाँ पे, अगर आप पिछली स्लाइड पे जाएं तो क्या हुआ था कि कैश जो है वो डेबिट था, राइट। हमने और कैपिटल स्टॉक को हमने क्रेडिट साइड पे लिखा था। तो अब हमने क्या किया कि हमने इसको विदाउट एनी हेजिटेशन, कैश का जब टी अकाउंट बना रहे थे वहाँ पे कैश क्या था, डेबिट था, हमने यहाँ पे 1 नवंबर को डेबिट लिख दिया। और उसके बाद हमने क्या किया कि कैपिटल स्टॉक का टी अकाउंट बनाया, तो कैपिटल स्टॉक वहाँ पे क्या था, क्रेडिट था। तो हमने क्या किया कि उसको जाके क्रेडिट साइड पे जो है 25,000 को लिख दिया।
उसके बाद बी ट्रांजैक्शन जो हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन हुई ऑन नवंबर 5 को, जो से हमारी बी ट्रांजैक्शन हुई, उसमें क्या हुआ, जो से नेट सोल्यूशन एक कंपनी है, उसने क्या किया कि एक पीस ऑफ लैंड जो है बाय किया, और उसने वो बाय कैसे किया, ऑन द पेमेंट ऑफ कैश उसने जो है वो पे किया। तो अब लैंड जो है वो हमारे पास आ रही है, हमने उसको डेबिट कर दिया 20,000 से, और किसके अगेंस्ट हुआ है, दैट इज अगेंस्ट द कैश। तो कैश को हमने क्रेडिट कर दिया 20,000 से, और नीचे हमने नरेशन लिख दी कि परचेज लैंड फॉर बिल्डिंग साइट। तो हमने क्या किया कि लैंड जो सी है वो किसके लिए खरीदी, बिल्डिंग के लिए जो है वो लैंड हमने खरीद ली। देखिए अभी मैं आपको ये बताता जाऊँ कि यहाँ पे हम ये नहीं कर रहे कि डेबिट क्यों कर रहे हैं और क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, हम सिर्फ जो है एंट्रीज को कर रहे हैं। बाद में मैं जाके आपको ये बताऊंगा कि ये इसके रूल्स रेगुलेशंस क्या है, डेबिट क्यों किया जाता है, क्रेडिट क्यों किया जाता है। अभी तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं कि जर्नल में जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उसको आप लेजर में किस तरह ट्रांसफ़र करेंगे। तो लेजर में ट्रांसफ़र करना जब आपको आ जाएंगी तो जर्नल में रिकॉर्ड करना है जो है वो दैट इज़ नॉट ए बिग थिंग। तो अगर हम इसको लेजर में लेके जाते हैं तो लेजर में कैसे गया कि अब 5 नवंबर की जो ट्रांजैक्शन थी, अगर आप देखें तो कैश के लेजर में जो है आपको 1 नवंबर की ट्रांजैक्शन जो है वो नज़र आ रही है 25,000। अब 5 नवंबर को क्या हुआ कि उसने क्या किया कि 20,000 यूज़ कर लिए फॉर द परचेज ऑफ लैंड। तो जब कैश हमारे पास आ रहा था तो हमने क्या किया था कि उसको डेबिट साइड पे लिख दिया था 25,000, और अब कैश हमारे जो सा अकाउंट्स में से चला गया है दैट इज़ 20,000, तो हमने 5 नवंबर को क्रेडिट साइड पे लिख दिया। और अगर आप पीछे जाके जर्नल एंट्रीज में भी देखें तो जर्नल एंट्री में भी क्या हुआ है कि कैश जो है वो क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है। तो विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी थिंकिंग कि आपने उसको सिंपल जो है वो क्रेडिट साइड पे लिख देना। और जैसे यहाँ पे हमने एंट्री में किया, और लैंड को क्या किया कि लैंड का हमने नया टी अकाउंट बनाया था, क्योंकि इससे पहले हमने टी अकाउंट नहीं बनाया हुआ था। वंस यू प्रिपेयर द टी अकाउंट तो फिर आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने नया टी अकाउंट बनाया लैंड का, और लैंड हमारे पास जो जर्नल में एंट्री हुई थी वो डेबिट हुई थी, तो हमने यहाँ पे लैंड को एज ए डेबिट शो कर दिया 5 नवंबर को। थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ आ जाते हैं। ऑन नवंबर 10 जो है नेट सोल्यूशन परचेज सप्लाईज ऑन अकाउंट ऑफ 1,350। तो यहाँ मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जब भी अकाउंट ऑफ की बात की जाती है तो इसका मतलब है कि जो भी आप परचेज कर रहे हैं चीज़ वो आप कैश पे नहीं परचेज कर रहे, वो आप क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, ऑन अकाउंट ऑफ, राइट। और फिर ट्रांजैक्शन में देखें सप्लाईज आपके पास आई कितनी 1,350 की, अकाउंट पेबल आपका एक जो सा जिम्मेदारी जो सी है वो बढ़ गई है, आपकी एक लाइबिलिटी बढ़ गई है कि अकाउंट पेबल अभी आपने ये जो चीज़ें जो सी सप्लाईज ले ली थी, ये जो एसेट आपने परचेज़ की हैं ये आपने कितने के परचेज़ किए 1,350 के, और नीचे आपने एक नरेशन दे दी परचेज सप्लाईज ऑन अकाउंट मीन के क्रेडिट पे परचेज़ की है। अगर हम देखें तो हमने पिछली ट्रांजैक्शन में ना तो हमने सप्लाई का टी अकाउंट बनाया था, ना ही हमने अकाउंट पेबल का टी अकाउंट बनाया था। तो अब हम इसको जाके लेजर में जब हम पोस्ट करते हैं, टी अकाउंट बनाते हैं इनका, तो क्या होगा कि सप्लाईज का बना 10 नवंबर में 1,350। जनरल ट्रांजैक्शन में आपने देखा था कि हमने क्या किया था कि इसको डेबिट शो किया हुआ था, और अकाउंट पेबल 10 नवंबर को हमारे पास आ गए 1,350, वो हमने क्रेडिट लिखे थे, तो यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड पे उसको सिंपली पोस्ट कर दिया। तो अभी हम इसको जो भी जर्नल में ट्रांजैक्शन हो रही हैं अगर वो डेबिट में लिखी हुई हैं तो डेबिट में पोस्ट कर रहे हैं, और अगर क्रेडिट में लिखी हैं तो क्रेडिट में पोस्ट कर रहे हैं। 30 नवंबर को क्या हुआ कि जो सा है जो अकाउंट पेबल थे 950 जो है उसमें से उसने अमाउंट जो है वो पे कर दी थी। अगर प्रीवियस ट्रांजैक्शन अगर आप रिमेंबर करें तो 1,350 की जो है उसने सप्लाईज खरीदी थी, और महीने के एंड पे जाके एट द एंड ऑफ मंथ उसने व्हाट शी डू उसने क्या किया कि वो पे कर दिए। अब उसने पे कितने किए, उसके सारी अमाउंट नहीं पे की, उसने कितने पे की 950, और कैसे पे किए, कैश पे किया, और नीचे लिख दिया पेड क्रेडिटर्स ऑन अकाउंट के जो आपने परचेज किया था जो क्रेडिट था वो आपने पे कर दिया। अब टी अकाउंट में जाते हैं तो टी अकाउंट में देखते हैं कि इन्होंने कैसे ट्रांजैक्शन की है, वही जो 30 नवंबर को हुई थी उसका इफेक्ट क्या होगा। कैश
कैश अकाउंट जो हमारा था, कैश का टी अकाउंट, वो हमारा ऑलरेडी बना हुआ था, तो इसलिए हमने उसको दोबारा नहीं बनाया, उसी में ट्रांजैक्शन जो है हम करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखें कि जो है कैश की पेमेंट ब्लू कलर में आपको नज़र आ रही होगी 950 जो है वो आपने कैश पे कर दिया। उसके बाद अकाउंट पेबल में चले जाएं तो अकाउंट पेबल में कितने हमारा जो आउटस्टैंड कर रही थी, कितने हमने पैसे पे करने थे 1350, और अब हमने कितने पे कर दिए 950 उसमें से पे कर दिए, वही सप्लाईज जो हमने कुछ दिन पहले जो है वो खरीदी थी। अब इसके बाद बात आ जाती है जो मैं आपको काफ़ी देर से बता रहा था कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस शीट अकाउंट्स। ये वो चीज़ है कि जो वंस यू लर्न इट तो फिर आपको पूरी अकाउंटिंग जो है वो कभी भी भूल नहीं सकती। दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ एनी अकाउंटिंग एंड दिस इज़ क्वाइट ईजी। जितना हम लोगों ने हवा बनाया होता है ना, या स्टूडेंट्स ने हवा बनाया होता है कि अकाउंटिंग में जो है मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है या जो है वो मुश्किल है, हमें समझ नहीं आएगी, दीज आर द 4 और 5 लॉज, 5 किस्म के जो है वो लॉ होते हैं या रूल्स होते हैं डेबिट क्रेडिट के। तो अगर वो आपको समझ आ जाते हैं तो फिर आपके लिए अकाउंटिंग करना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि ये रूल्स रेगुलेशन जो हैं वो क्या हैं, कब किस चीज़ को डेबिट किया जाता है, कब किसी चीज़ को क्रेडिट किया जाता है, और जितनी प्रीवियस ट्रांजैक्शन हुई थी तो फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि उन सारी ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना है। इसको लेक्चर को रिपीट करके आप दोबारा देखिएगा कि वो ट्रांजैक्शन डेबिट क्यों की थी, क्रेडिट क्यों की थी। इन रूल्स रेगुलेशन उस पर इम्प्लीमेंट होते हैं कि नहीं होते। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में हमने क्या कहा था कि देयर आर थ्री हेड्स। एक आपके एसेट्स आ जाते हैं, दूसरी आपकी लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं, और तीसरी आपके आ जाते हैं ऑनर इक्विटी। तो एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स रिसोर्सेज होते हैं। तो एसेट्स में जब भी इंक्रीज होता है तो वो डेबिट साइड पे लिखा जाता है। अब एसेट में इंक्रीज ये नहीं है कि जी मालिक ने जो ऑनर है उसने एक गाड़ी खरीदी है तो एसेट्स में इंक्रीज हो गया। नो, दैट इज़ नॉट इंक्रीज इन द एसेट। वो ऑनर की अपनी एक्टिविटीज़ है। हमने क्या देखना है, हमने उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि बिजनेस में क्या हो रहा है। बिजनेस में अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहा है या रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको हम क्या करेंगे कि डेबिट जो है उसको कर देंगे, विदाउट एनी हेजिटेशन हम उसको डेबिट कर देंगे। और जैसे आपको याद होगा कि जे कंपनी ने क्या किया था कि एक ट्रक जो है वो ख़रीदा था। अब ट्रक जो है डेट इज़ वन एसेट, तो उसको उन्होंने, अगर आप ट्रांजैक्शन करना चाहें तो आप सिंपली क्या करेंगे, या अभी प्रीवियस एग्जांपल में क्या हुआ था कि उसने एक पीस ऑफ लैंड खरीदा था, लैंड या बिल्डिंग के लिए जो है उसने पीस ऑफ लैंड खरीदा था। तो उसमें क्या किया कि उसने जब परचेज़ किया तो उसने क्या किया कि लैंड 20,000 डेबिट कर दी। अब उसके अगेंस्ट किसके अगेंस्ट खरीदा? उसने कैश पे किया था। तो अब लैंड तो एक एसेट है, लैंड एसेट जब इंक्रीज हुआ तो हमने उसको डेबिट कर दिया, और जब एसेट जो है डिक्रीज करता है तो उसको हम जो है क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है इसमें एसेट्स इन्वॉल्व है। अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो आप उसको डेबिट साइड पे लिख देंगे, और जनरल में, और अगर एसेट जो है वो क्या कर रहा है कि डिक्लाइन कर रहा है तो आप उसको क्रेडिट साइड पे जो है वो लिख देंगे, अगर तो वो एसेट है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि एक ट्रांजैक्शन प्रीवियस हुई थी कि जी लैंड जो है परचेज की गई थी, किसके अगेंस्ट? कैश के अगेंस्ट। अब लैंड भी एसेट है तो लैंड को आपने डेबिट कर दिया, और एसेट जो है वो क्या, कैश भी जो है एक एसेट है और वो डिक्रीज कर रहा था तो आपने उसको क्या किया कि क्रेडिट साइड पे जो है लिख दिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी जो सी है जब डिक्रीज होती है तो हम इसको डेबिट साइड पे जो सा लिख देते हैं, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। ये अपोजिट है एसेट की। तो एसेट का हमने क्या किया था कि एसेट जब इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट साइड पे लिखते हैं, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, और डिक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट साइड पे लिख देते हैं। और ऑनर इक्विटी की जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो भी यही हैं। ऑनर इक्विटी में क्या होता है कि ऑनर इक्विटी डिक्रीज हो रही है, माइनस हो रही है, कम हो रही है,
तो हम उसको डेबिट साइड पे लिख देंगे, और जब ऑनर इक्विटी इंक्रीज हो रही है, ऐड हो रहा है उसमें, तो हम उसको क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। तो ये 3 कैटेगरीज आपको पता चली, एसेट्स, लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी। एसेट्स के रूल रेगुलेशन सेम है, मतलब एक है, और लायबिलिटीज और ऑनर इक्विटी के रूल रेगुलेशंस जो से हैं डेबिट और क्रेडिट के, वो दोनों के सिमिलर हैं। तो अगर आपको लायबिलिटीज के याद हैं तो वही ऑनर इक्विटी के होंगे, और अगर आपको ऑनर इक्विटी के याद हैं तो वही लायबिलिटीज के होंगे। तो एसेट से इसको आपने मिक्सअप नहीं करना, राइट। आगे मूव करते हैं। अब बैलेंस शीट अकाउंट में अगर आप जाएं तो बैलेंस शीट में आपके पास क्या आते हैं, ऑल एसेट्स आते हैं। तो जब एसेट्स इंक्रीज करेगा तो वो डेबिट होगा, जब एसेट्स जो है वो डिक्रीज करता है तो वो क्रेडिट हो जाता है, तो उसको हम माइनस में लिख लें। लायबिलिटी साइड पे चले जाएं तो लायबिलिटी साइड पे क्या होता है कि जब जो सा इंक्रीज होता है लायबिलिटी में तो डेबिट करते, जब इंक्रीज होता है उसमें तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, और जब डिक्रीज होता है तो हम उसको लायबिलिटीज़ को डेबिट करते हैं। ऑनर इक्विटी, स्टॉक होल्डर इक्विटी, उसमें भी यही किया जाता है कि जब डिक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, और जब इंक्रीज होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। और अगर आप थोड़ा सा इसको एडवांस उस पर ले जाएं तो जो एसेट साइड है वो डेबिट को शो करती है, और जो लायबिलिटी साइड है वो क्रेडिट को शो करती है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी साइड्स, जितने भी अकाउंट्स जो है वो एसेट साइड्स पे आ रहे हैं तो उनका बैलेंस क्या होगा, यूजुअली वो बैलेंस जो है वो डेबिट होगा, राइट। और जितने भी अकाउंट्स जो है वो लायबिलिटी साइड पे या आपके राइट साइड पे आ रहे हैं, लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी की साइड पे आ रहे हैं, उनका बैलेंस जो है वो क्रेडिट होगा। आगे मूव करते हैं हम। अब क्या हुआ कि ऑन नवंबर 18 नेट सोल्यूशन रिसीव फी ऑफ ₹7,500 फ्रॉम कस्टमर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड। अब सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की गई हैं, उससे फ़ी जो है वो रिसीव की गई है। अब ये देखें, फ़ी जो सी आपके पास कैश में आई है, राइट। तो आपने क्या किया कि ये तो आपको पता था कि कैश जो है वो एक एसेट है, तो जब एसेट में इंक्रीज हो रहा है, फ़ी आपके पास आ रही है, तो आपने उसको क्या करना है, डेबिट कर देना। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एसेट को डेबिट कर दिया 7,500 से। और दूसरा अकाउंट हमारे पास कौन सा आता है, दैट इज़ फ़ी अर्नड। तो अभी हमने इसके बारे में नहीं डिस्कस किया कि एसेट तो हमारे पास हो गए थे, अब हमारे पास 2 चीज़ें जो सी वो बाकी रह जाती हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यू में इंक्रीज़ होगा तो क्या करेंगे, डिक्रीज़ होगा तो क्या करेंगे, एक्सपेंस में इंक्रीज़ होगा तो क्या करेंगे, और डिक्रीज़ होगा तो क्या करेंगे। कुछ ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, उसके बाद जो है इसके रूल्स रेगुलेशन जो है आपको बताएंगे। कैश में इंक्रीज़ हुआ, आपने सिंपली डेबिट कर दिया। उसके बाद फ़ी अर्न था, दैट इज़ ए रेवेन्यू, आपने क्रेडिट किया। अगर नहीं भी करना तो आप जो उनसे जितना आप डेबिट कर रहे हैं उतना आपने क्रेडिट करना ही है, तो आप 7,500 को क्रेडिट कर देंगे। और नीचे आपने नरेशन लिख दी, रिसीव फ़ी फ्रॉम कस्टमर, जो कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड की थी उसकी आपने फ़ी जो है वो रिसीव कर ली। अब अगर इसका टी अकाउंट बनाया जाता है तो टी अकाउंट में क्या हुआ कि कैश था आपके पास 25,000 1 नवंबर को, उसके बाद आपके पास आया था अगर आपको याद हो, तो 5 नवंबर को जो से आपने क्या किया कि 20,000 पे कर दिए थे परचेज ऑफ लैंड, तो वो 20,000 जो है वो आपने मेंशन कर दिए। उसके बाद अगेन 7,500 आपने क्या किया कि पे रिसीव किया, इंक्रीज़ हुआ आपका कैश में, किस वजह से, आपने जो है वो कस्टमर सर्विस जो है वो रिसीव किए, प्रोवाइड की थी, और उसके अगेंस्ट जो है कैश इंक्रीज़ हुआ था आपका। उसके बाद फ़ी अर्न का टी अकाउंट बनाया, तो वहाँ पे आपने सिंपल वहाँ से उठाया, वहाँ पे क्रेडिट था और यहाँ पे क्रेडिट में आपने पुट कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे जाते हैं। थ्रू आउट द मंथ द नेट सोल्यूशन इंकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। अब महीना ख़त्म हो गया, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि वो सारी सर्विसेज जनरेट करने के लिए क्या करेगा, वेजेस भी देगा, रेंट भी देगा, यूटिलिटी भी यूज़ करेगा, चाय पानी का भी खर्चा होगा। तो ये सारे खर्चे उसने किए,
तो अब उन सब खर्चों को रिकॉर्ड तो करना है। अब उन खर्चों को कैसे रिकॉर्ड किया जा रहा है कि 30 नवंबर को उसने क्या किया कि वेजेस एज एक्सपेंस शो किया 2125, जितने भी लोग काम कर रहे थे उसके वो उन्होंने मेंशन किए। रेंट एक्सपेंस जो है वो मेंशन किया कि रेंट बिल्डिंग का कितना दिया, या वो जो जिस जगह पे उसने ऑफिस बनाया वो 800 रेंट दिया। उसके बाद यूटिलिटी एक्सपेंस कितने थे, 450 के थे, वो उसने लिख दिए। मिसलिनियस एक्सपेंसेस जो से थे चाय पानी के या बाकी जो कुछ भी उसने किया था वो लिख दिए 275। और ये सारे एक्सपेंस उसने कैसे पे किए, कैश पे किया था। तो कैश इसका मतलब है वो हमारा क्रेडिट हो गया। कैश क्या है, एसेट है। एसेट में जब डिक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, उसको क्रेडिट कर देते हैं। और ये सारे एक्सपेंसेस हैं, इनको हमने डेबिट कर दिया। और इसके नीचे जो से हमने क्या किया कि एक नरेशन लिख दी कि पेड एक्सपेंसेस, या आप इसको थोड़ा सा एलेबोरेट भी कर सकते हैं, पेड एक्सपेंसेस फॉर द मंथ के एक्सपेंसेस जो से आपने पे कर दिए। अब इन सारी ट्रांजैक्शन को अब हमने क्या करना है कि टी अकाउंट में पोस्ट करना है। तो इसमें से हमारे पास जो ऑलरेडी अवेलेबल था वो तो कैश अकाउंट था, कैश का टी अकाउंट हमारे पास अवेलेबल था। कैश डिक्रीज हुआ है, तो जब डिक्रीज होता है तो हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो टी अकाउंट में भी हमने क्या किया कि इसको डेबिट साइड पे मेंशन कर दिया। जब हमारे पास आया था 7500 फी रिसीव हुई थी तो हमने उसको सिंपल डेबिट साइड पे लिखा था, अब क्रेडिट साइड पे इसको लिख दिया सिंपल। हम अगर आपको ये भी नहीं समझ आ रहा है डेबिट क्रेडिट का, तो आप जो जनरल ट्रांजैक्शन हुई है वहाँ से उठा के वहाँ पे अगर डेबिट किया हुआ है तो आप डेबिट साइड पे टी अकाउंट में लिख दें। अगर आपने वहाँ पे क्रेडिट किया हुआ है तो क्रेडिट साइड पे लिख दें। जैसे बाकी आप एक्सपेंस अकाउंट देखें तो वेजेस को क्या किया हुआ है, डेबिट साइड पे लिख दिया 2125। रेंट एक्सपेंस दिया वो भी डेबिट साइड पे लिख दिया 800। यूटिलिटी एक्सपेंस दिया वो भी डेबिट साइड पे लिख दिया 450। और मिसलिनियस एक्सपेंसेस जो से उन्होंने पे किए तो वो भी डेबिट साइड पे लिख दिए 250। उसके बाद अब एक बात ये यहाँ पे सोचने की आती है कि जितनी भी प्रीवियस ट्रांजैक्शन हुई हैं, क्या आपने ये सोचा कि जितनी टाइम या जितना अमाउंट हमने डेबिट की थी उतनी अमाउंट ही हमने क्रेडिट की है? जितनी अमाउंट अगर हमने डेबिट की थी उतनी अमाउंट ही हमने क्रेडिट की है। अब ज़रा प्रीवियस ट्रांजैक्शन को देखते हैं कि उसमें क्या हुआ था। थोड़ा सा बैक जाते हैं तो ये जर्नल की जब एंट्री की तो इसमें आप देखें कि अगर आप टोटल करें वेजेस एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस, यूटिलिटी एक्सपेंसेस और मिसलिनियस एक्सपेंसेस, तो इन सब को टोटल करें तो वो कितना आता है 3650। और हमने कैश भी कितना पे किया, 3650 हमने कैश पे कर दिया। तो इसका मतलब है दोनों साइडें जितना हमने डेबिट किया उतना हमने क्रेडिट किया। इसी तरह पिछली जितनी भी ट्रांजैक्शन आपने की उसमें हमने क्या किया कि फर्स्ट जितना डेबिट किया उतना ही हमने क्रेडिट कर दिया। आगे चलते हैं। On November 30 an account revealed that $800 of the supplies inventory has been used. At the end जो भी आपने supplies जो है वो ली थी ऑफिस में यूज़ करने के लिए वो 800 की इस्तेमाल होगी। अब supplies को जब आप परचेज करते हैं you show it is as an asset, तो उसको आप एसेट शो करते हैं। तो अब उसमें से जितनी यूटिलाइज होगी तो उसको आपने एज ए एक्सपेंस शो करना है। तो वो आपने क्या किया कि 800 का एक्सपेंस शो कर दिया। और सप्लाईज जो है दैट इज़ एन एसेट, तो एसेट जब डिक्रीज करता है तो उसको आप क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं। और उसके नीचे आपने नरेशन लिख दी कि सप्लाईज यूज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर। और इसी ट्रांजैक्शन को अगर हम जो है वो देखते हैं कि जी आगे चल के ये ट्रांजैक्शन टी अकाउंट में कैसे जाएगी, तो सप्लाईज को देख लें। सप्लाईज आपने कितनी ली थी 1350 की, एज ए डेबिट साइड पे शो किया था। एसेट था आपका, डेबिट साइड पे शो कर दिया। और 800 जो सा यूज़ हो गई तो उसको आपने क्या किया कि क्रेडिट साइड पे शो कर दिया कि वो उतना बैलेंस कम हो गया। उसके बाद आपने क्या किया कि सप्लाईज एक्सपेंस एक नया अकाउंट बनाया जो आपने पहले नहीं बनाया था। सप्लाईज इज समथिंग एल्स दैट इज़ एन एसेट, और सप्लाई एक्सपेंस इज समथिंग एल्स, वो अलग टी अकाउंट उसका बनेगा। उसमें आपने क्या किया कि 800 के एक्सपेंस जो है वो शो कर दिए। आई थिंक दिस इज़ एनफ फॉर टुडे लेक्चर, और यहीं से हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे। आज जो भी हमने किया था, हमने क्या किया कि आज जो है
कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। उसके बाद हमने देखा था कि अकाउंटिंग साइकिल जो है वो क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है। फिर हमने जर्नल में थोड़ी सी ट्रांजैक्शंस की थी, उसको पोस्ट किया था, टी अकाउंट में, लेजर में पोस्ट किया था। उसके बाद हमने देखा कि जो बैलेंस शीट के आइटम्स हैं, एसेट्स, लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी, तो उसको डेबिट क्रेडिट करने के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो अभी हमारे पास जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन डेबिट क्रेडिट करने के क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।